हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यावाणी में। आज से हम इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th की हिंदी, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और सारे इस चैनल के माध्यम से जितने भी टॉपिक हैं हिंदी साहित्य के, या फिर चैप्टर हैं, या फिर व्याकरण हैं, और संस्कृत भी है, जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं आपको इसमें अवेलेबल धीरे धीरे करा दी जाएंगे। तो शुरुआत हिंदी से हो रही है। पहला चैप्टर है पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ। पहला चैप्टर का क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और ये साहित्य है, यहाँ से क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। तो तमाम वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया है। ये परीक्षा अध्ययन है जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को, इसमें जो संकलन है उसको आपके सामने प्रस्तुत कराया जा रहा है। तो पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ हैं, और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, बहुविकल्पीय प्रश्न है कि हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है। तो हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है 4 कालों में बांटा गया है। हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है? 4 कालों में हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। फिर है कि आदिकाल के कवि कौन है? अगला है प्रश्न, आदिकाल के कवि कौन है? आदिकाल के कवि, ये जो 4 ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन में है सूरदास, कबीरदास, चंद्रवरदाई, भूषण। तो आदिकाल के कवि हैं चंद्रवरदाई। आदिकाल के कवि कौन है? चंद्रवरदाई। भक्ति काल के लोकनायक कवि कौन है? मीराबाई, तुलसीदास, रसखान, रहीम। तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास। भक्ति काल के लोकनायक कवि कौन है? तुलसीदास। फिर है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर है विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है। विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना किस काल में मिलती है? प्रगतिवाद में, छायावाद में, प्रयोगवाद में, नई कविता में। तो इसका आंसर है छायावाद में। छायावाद में विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है। फिर रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना कौन सी है? रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना कौन सी है? तो वो है बिहारी सतसई। रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना है बिहारी सतसई। फिर आगे है रीतिकालीन कवि हैं। कौन है रीतिकालीन कवि? सुमित्रानंदन पंत हैं, दिनकर हैं, भूषण हैं, हरिऔध जी हैं। कौन है रीतिकालीन कवि? तो रीतिकालीन कवि हैं भूषण। भूषण रीतिकालीन कवि हैं। इस ऑप्शन में भूषण रीतिकालीन कवि हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग और प्रसाद युग। किसे हिंदी कविता का जागरण काल माना जाता है? मतलब किस युग को माना जाता है? किस युग को हिंदी कविता का जागरण काल माना जाता है? तो वो है भारतेंदु युग को हिंदी कविता का जागरण काल माना जाता है। फिर है महाप्राण। महाप्राण नाम से विख्यात कवि कौन है? महाप्राण नाम से विख्यात कवि तो वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी को महाप्राण के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। क्या कहा है कबीर को? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है? तो भाषा का डिक्टेटर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर दास जी को भाषा का डिक्टेटर कहा है। और इस तरह से जो ये पद्य साहित्य है, इसमें से जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब चलिए फिल इन दी ब्लैंक्स पे आते हैं कि आदिकाल में प्रमुख रूप से खाली स्थान का सजीव वर्णन हुआ है। आदिकाल में किसका सजीव वर्णन हुआ है? तो युद्धों का। आदिकाल में युद्धों का सजीव वर्णन हुआ है। युद्धों का सजीव वर्णन हुआ है। पेन सही से नहीं चल रही है, तो हम इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि आदिकाल में प्रमुख रूप से युद्धों का सजीव वर्णन हुआ है। फिर उसके बाद है दूसरा कि भक्ति काल की प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि। भक्ति काल में, ये तो याद रखना है। फिर प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो भक्ति काल में प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं जायसी। कौन हैं? जायसी हैं। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो बहुत सब जानते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है कि रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस
मानस। रामचरितमानस भक्ति काल के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल में वीर रस के कवि हुए कौन? जो रीतिकाल में वीर रस के कवि हुए तो वो हैं भूषण। चौथा नंबर प्रश्न क्या है कि रीतिकाल में वीर रस के कवि हुए कौन? भूषण। भूषण। उसके बाद अगला प्रश्न है कि नागार्जुन नागार्जुन के कवि हैं। नागार्जुन किसके कवि हैं? नागार्जुन प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवाद के कवि हैं। नागार्जुन प्रगतिवाद के कवि हैं। नागार्जुन के कैसे कवि हैं? प्रगतिवाद के कवि हैं। फिर है कि रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि किसे कहा जाता है? तो रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि बिहारी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथ में पारिवारिक मर्यादा का सर्वोत्तम उदाहरण देखने को मिलता है? तो वो है रामचरितमानस में। किसमें? रामचरितमानस में पारिवारिक मर्यादा का सर्वोत्तम उदाहरण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि निर्गुण काव्य धारा के मत के अनुसार ईश्वर हैं। निर्गुण काव्य धारा के मत के अनुसार ईश्वर हैं, निराकार हैं। निर्गुण के अनुसार ईश्वर कैसे हैं? निराकार हैं। आगे सत्य असत्य डिस्कस कर दिया जा रहा है। सत्य असत्य से संबंधित प्रश्न है पद्य साहित्य से। पहला है प्रश्न कि कबीर के काव्य में रूढ़ियों का खुलकर विरोध हुआ है। कबीर के काव्य में रूढ़ियों का खुलकर विरोध हुआ है, क्या ये सत्य है? तो हाँ, ये सत्य है। फिर जायसी ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है। ब्रज भाषा में जायसी ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है? नहीं, ये गलत है। फिर तुलसीदास राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं? तो सही है। रीतिकाल में मात्र रीतिबद्ध रचनाएं की गई हैं? तो ये गलत है, मात्र रीतिबद्ध रचनाएं नहीं की गई हैं। सूरदास की श्रेष्ठ रचना का नाम सूरसागर है, जो कि बिल्कुल सही है। अगला है कि शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद है, जो कि सत्य है। शोषकों के प्रति जो शोषण कर रहे हैं उनके प्रति घृणा, और जो शोषित हैं उनके प्रति करुणा ही क्या है? प्रगतिवाद है। अगर प्रगतिवाद की परिभाषा आ जाए तो लिख दीजिए कि शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा क्या है? प्रगतिवाद है। अगला है कि जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। प्रश्न है सही गलत बताना है इसमें कि जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, जो कि सही है। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। आगे है कि प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, जो कि गलत है। छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, जो कि सही है। तो यहाँ पे याद रखना है, प्रगतिवादी कवियों ने नहीं किया है, बल्कि छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। लौकिक साहित्य आदिकाल की विशेष उपलब्धि है, तो सही है। लौकिक साहित्य आदिकाल की विशेष उपलब्धि है, बिल्कुल सही है। भूषण रीतिकाल के कवि थे, तो ये भी बिल्कुल सही है, भूषण रीतिकाल के कवि थे। अब हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग रीतिकाल को कहा जाता है, जो कि गलत है। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग रीतिकाल को नहीं कहा जाता। अभी हमने पढ़ा था भक्ति काल को कहा जाता है। अब सही जोड़ी मिलाना है। क्या सही जोड़ी मिलाना है? पहला है कि हिंदी साहित्य का जागरण काल। हिंदी साहित्य का जागरण काल किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का जागरण काल किसे कहा जाता है? भारतेंदु युग को। तो पहला भारतेंदु युग हो जाएगा। भक्ति काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। भक्ति काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी भक्ति काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। ज्ञान मार्गी शाखा, तो ये हो जाएगा सूरदास जी। ज्ञान मार्गी शाखा से संबंधित हैं सूरदास। ज्ञान मार्गी शाखा से कबीरदास जी। ज्ञान मार्गी शाखा से संबंधित कवि जो हैं वो कबीरदास जी हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास जी। श्रृंगार काल किसे कहा जाता है? श्रृंगार काल कहा जाता है रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और सूरदास भक्ति काल से संबंधित है। तो एक बार और इसे रिवाइज कर लिया जाता है कि हिंदी कविता का जागरण काल कहा जाता है भारतेंदु युग को, और भक्ति काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि तुलसीदास जी। ज्ञान मार्गी शाखा
ज्ञान मार्गी शाखा किससे संबंधित है? तो कबीरदास जी से। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो ये हैं सूरदास जी। श्रृंगार काल रीतिकाल को कहा जाता है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और सूरदास, ये भक्ति काल, सूरदास भक्ति काल। आगे आगे एक और सही जोड़ी है, इसको भी मिलाते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, तीसरी बार ये प्रश्न आया, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो भक्ति काल को। छायावाद के प्रवर्तक कौन है? छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक हैं। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा छायावादी हैं, छायावादी कवियत्री हैं महादेवी वर्मा। प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा, ये सब छायावादी महादेवी वर्मा। प्रगतिवाद, प्रगतिवाद कौन? रामधारी सिंह दिनकर। प्रगतिवाद कौन? रामधारी सिंह दिनकर, प्रगतिवादी कवि। प्रगतिवादी कौन? रामधारी सिंह दिनकर। फिर है रीतिकाल की मुख्य भाषा क्या थी? रीतिकाल की मुख्य भाषा क्या थी? तो रीतिकाल की मुख्य भाषा ब्रज भाषा। राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा तुलसीदास जी। ये भी प्रश्न तीसरी चौथी बार आया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न अपने आप में हैं और आप इसको बार बार रिवाइज करें और देखते रहें। अब आगे है कि एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है। तो प्लीज़ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप हमें मोटिवेट करने के लिए विद्यावाणी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे और भी वीडियो आपके लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे 10th हो, 12th हो, 9th हो, 8th हो, सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज चैप्टर, टॉपिक वाइज टॉपिक हम इसमें टॉपिक को डिस्कस करें। तो चलिए आगे प्रश्न है कि जगनिक द्वारा रचित कृति का नाम क्या है? जगनिक द्वारा, जगनिक द्वारा रचित कृति, जगनिक की रचना क्या है? तो परमाल रासो है। जगनिक की रचना क्या है? परमाल रासो। पद्मावत किस कवि की रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। रीतिकालीन कविता के भाव पक्ष प्रबल हैं या कला पक्ष? तो कला पक्ष प्रबल हैं। बिहारी सतसई किस काल की रचना है? तो रीतिकाल की रचना है। बिहारी सतसई किस काल की रचना है? रीतिकाल की रचना है। और रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल के भी नाम से जाना जाता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? तो अवधी भाषा में की है। तो जगनिक द्वारा रचित कृति का नाम क्या है? वो एक बार फिर से हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। परमाल रासो जगनिक की है। फिर पद्मावत किस कवि की रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। रीतकालीन कविता के भाव पक्ष प्रबल हैं या कला पक्ष? तो कला पक्ष ज़्यादा प्रबल हैं रीतकालीन के। बिहारी सतसई किस काल की रचना है? तो बिहारी सतसई रीतिकाल की रचना है। रीतिकाल का अन्य नाम किस क्या है? तो श्रृंगार काल। और तुलसीदास की ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? तो अवधी भाषा में, बिल्कुल याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, अति लघुत्तरी प्रश्न है, और अति लघुत्तरी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पद्यकाल से, पद्य खंड से है ये, कि वीर गाथा कालीन कवियों, क्या वीर गाथा कालीन कवियों के काव्य की रचना का प्रमुख विषय क्या था? तो वीर गाथा कालीन कवि अपने राजाओं की शौर्य गाथा को अपने काव्य का विषय मानते थे। किसे विषय बनाते थे? जो वीर गाथा काल के कवि थे, तो जिसके राज दरबार में वो रहते थे उन्हीं राजा की वो बखान किया करते थे, शौर्य गाथा के बारे में बताया करते थे। वीर गाथा काल का मुख्य रस कौन सा है? तो वीर गाथा काल का मुख्य रस वीर रस है। आगे प्रश्न है कि निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा में कौन सी भाषा एवं शैली प्रयुक्त है? निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा में, निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा में कौन सी भाषा एवं शैली प्रयुक्त है? तो निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा में अरबी एवं फारसी भाषा तथा मसनवी शैली का प्रयोग है। अगला प्रश्न है कि भक्तिकालीन ज्ञान मार्गी शाखा में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो भक्तिकालीन ज्ञान मार्गी शाखा में खिचड़ी एवं सधुक्कड़ी का प्रयोग किया गया है। ठीक, भक्तिकालीन ज्ञान मार्गी शाखा में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो खिचड़ी एवं सधुक्कड़ी का। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो फिर से ये प्रश्न इसमें आया कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। अगला प्रश्न है कि राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए, रचयिता पूछ ले तो तुलसीदास जी रामचरितमानस की, अब राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक पूछ ले तो वो रामानंद हो जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं रखना है, रामानंद आंसर होगा इसका।
और राम भक्ति शाखा में किस प्रकार के काव्य लिखे गए हैं? तो प्रबंध एवं मुक्तक काव्य लिखे गए हैं राम भक्ति शाखा में। राम भक्ति शाखा के कवियों ने प्रमुख रूप से किस भाषा राम भक्ति शाखा के कवियों ने प्रमुख रूप से किस भाषा का प्रयोग किया है? किस भाषा का प्रयोग किया है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों ने? तो वो है ब्रज भाषा का और अवधी भाषा का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति शाखा के मुख्य प्रवर्तक कौन है? अगला प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? तो वल्लभाचार्य हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 कि कृष्ण भक्ति शाखा में कवियों ने प्रमुख रूप से किस भाषा का प्रयोग किया है? तो ब्रज भाषा एवं अन्य बोलियों का प्रयोग किया है। भक्ति काल की स्फुट शाखा के 3 कवियों के नाम बताना है। भक्ति काल के स्फुट शाखा के 3 कवि कौन कौन से हैं? तो रहीम दास जी भक्ति काल के हैं, गंग भक्ति काल के हैं और सेनापति, ये भी भक्ति काल के हैं। अगला है कि रीतिकाल के प्रमुख 3 कवियों के नाम बताना है। तो देव रीतिकालीन है, बिहारी रीतिकालीन है और घनाग्रंथ रीतिकालीन है। ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारतेंदु युग के 2 लेखकों का नाम बताना है। तो प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के हैं और चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन, ये भी भारतेंदु युग के हैं। द्विवेदी युग के 3 साहित्यकारों का नाम बताना है। तो राम नरेश त्रिपाठी द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं, गोपाल शरण सिंह द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं और जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर, ये भी द्विवेदी युग के हैं। हिंदी कविता में नवीन युग के सूत्रपात का श्रेय किस युग को प्रदान किया जाता है? हिंदी कविता में नवीन युग के सूत्रपात का प्रयोग श्रेय किसे दिया जाता है? छायावादी युग को। छायावादी युग को क्या कहा जाता है? हिंदी कविता में नवीन युग के सूत्रपात का श्रेय किसे जाता है? छायावादी युग को जाता है। फिर आगे प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न क्या है? प्रश्न 1 है लघुत्तरी में कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? बिल्कुल आपके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके इस बोर्ड में क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। अब ये तो जान लीजिए कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो उसका उत्तर है कि निम्नलिखित कारणों से कहा जाता है। पहला है कि लोक मंगल तथा समन्वय की भावना, लोगों के मंगल की और आपस में सामंजस्य की जो भावना है उसकी वजह से। भक्ति भाव से प्राधान्य, यहाँ पे भक्ति भाव को ज़्यादा महत्व मिला। फिर स्वांत सुखाय काव्य साधना, स्वांत सुखाय काव्य साधना के लिए भी भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर उसके बाद भाव एवं कला पक्ष का मणिकांचन युग और निराशा में आशा का स्वर्णिम प्रकाश है भक्ति काल। निराशा, अगर कोई निराश व्यक्ति है तो भक्ति से उसको कहीं न कहीं आशा का मार्ग प्रशस्त होता है, जिस वजह से हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उस काल की यानी भक्ति काल के 2 कवियों के नाम लिखना है। भक्ति काल की विशेषता बताइए और 2 कवियों का नाम लिखना है। तो इसका उत्तर आप लिखने का पैटर्न भी देखते रहिए कि इस तरीके से लिखा जाएगा। पहले आप उत्तर डालेंगे, फिर लिखेंगे भक्ति काल की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहले नंबर पे डालेंगे ईश्वर भक्ति, दूसरे नंबर पे गुरु महिमा, तीसरे नंबर पे सादा जीवन, समन्वय की भावना, राज्याश्रय से मुक्ति और विविध रसों का परिपाक और भाषा की विविधता। ये सब चीज़ें जो हैं भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ कि ईश्वर भक्ति, गुरु महिमा, सादा जीवन, समन्वय की भावना, राज्याश्रय से मुक्ति, विविध रसों का परिपाक और भाषा की विविधता, ये भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। और प्रमुख कवियों की बात करें तो तुलसीदास और सूरदास भक्ति काल की 2 प्रमुख कवि हैं। कौन? तुलसीदास जी और सूरदास जी। भक्ति काल का वर्गीकरण करना है और प्रत्येक शाखा एवं उनके प्रमुख कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम बताना है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, यहाँ पे देख लेंगे तो छोटा सा क्वेश्चन अगर वहाँ से ऑब्जेक्टिव बना के भी आ जाएगा तो आप कर ले जाएंगे। भक्ति काल की प्रमुख शाखाओं तथा उनके प्रवर्तकों के नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भक्ति काल की निर्गुण प्रेम मार्ग की शाखा। तो निर्गुण में मलिक मोहम्मद जैसी और इनकी रचना है पद्मावत। भक्तिकालीन निर्गुण ज्ञान मार्ग की शाखा के हैं कबीरदास जी और इनकी रचना है बीजक। भक्तिकालीन सगुण भक्ति राम भक्ति शाखा, सगुण राम भक्ति शाखा की बात करें तो तुलसीदास जी को कैसे भूला जा सकता है, उनकी रचना है रामचरितमानस। भक्तिकालीन सगुण कृष्ण भक्ति शाखा सूरदास की है।
कृष्ण भक्ति शाखा, सगुण में कृष्ण भक्ति शाखा सूरदास की और इनकी रचना है सूरसागर। तो निर्गुण प्रेम मार्गी मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत, निर्गुण ज्ञान मार्गी कबीरदास जी बीजक, सगुण राम भक्ति शाखा तुलसीदास जी रामचरितमानस, और सगुण कृष्ण भक्ति शाखा सूरदास जी सूरसागर। अगला प्रश्न है कि निर्गुण भक्ति धारा की कोई 3 विशेषता बतानी है। निर्गुण भक्ति धारा की 3 विशेषताएं बतानी हैं और निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम भी बताने हैं। तो पहले विशेषताएं लिखना है 3 और निर्गुण भक्ति धारा के 2 कवियों के नाम भी बताने हैं। निर्गुण भक्ति धारा की 3 विशेषताएं जो हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहले नंबर पर निर्गुण ब्रह्म में विश्वास रखने वाले ये कवि गुरु को ईश्वर के समान मानते हैं। किसको? गुरु को ईश्वर के समान, ईश्वर के समान गुरुओं को दर्जा मिला। और इस धारा के कवियों ने रूढ़ियों, छुआछूत, कुरीतियों पर प्रहार किया और इस धारा के कवियों ने अवधी, सधुक्कड़ी, मिश्रित भाषा अपनाई। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इसमें 2 कवि की बात की जा रही है। तो कबीरदास जी और जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जी निर्गुण भक्ति धारा के श्रेष्ठ कवियों में आते हैं। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी और कबीरदास जी। बिल्कुल, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे ही तमाम पूरी आपकी परीक्षा अध्ययन डिस्कस की जाएगी और भी जो भी मटेरियल रहेंगे सारे इसमें महत्वपूर्ण लास्ट टाइम तक ये चैनल आपको अच्छे मटेरियल अवेलेबल कराएगा। तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें और मोटिवेट करते रहें। आगे है कि भक्ति काल की निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा की, भक्ति काल की निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा की 4 विशेषता बतानी है। तो इस शाखा की 4 विशेषताएं हैं। भक्ति काल निर्गुण प्रेम मार्गी बताना है, भक्ति काल में भी निर्गुण। तो इस काल में के काव्य में कला पक्ष अतिरिक्त भाव पक्ष भी सबल है। मतलब कला पक्ष तो है ही, भाव पक्ष भी, कहीं ना कहीं भावना को भी प्रधानता दी गई है। और प्रमुख छंद दोहा, सोरठा, चौपाई इन सब का प्रयोग किया गया है। इसमें निर्गुण प्रेम मार्गी में दोहा को, सोरठा को, चौपाई को, इन सब को प्रयोग किया गया है, इन सब का प्रयोग किया गया है। और अवधी फारसी भाषा का प्रयोग तथा मसनवी शैली, किस शैली का? बिल्कुल याद रखना है, मसनवी शैली। अरबी और फारसी भाषा का प्रयोग है तथा मसनवी शैली है। उसके बाद कवि कुतुबन, मंझन, जायसी, कौन कौन? कुतुबन हो गए, मंझन हो गए और जायसी हो गए। ये प्रेम गाथाओं को काव्य के रूप में गूंथ लिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। और आगे है कि भक्ति काल की निर्गुण धारा। अब फिर से भक्ति काल की निर्गुण धारा का परिचय देना है और ज्ञान मार्गी शाखा की जो 2 विशेषताएं हैं और 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखना है। किस शाखा के? ज्ञान मार्गी शाखा के। तो इसका उत्तर है भक्ति काल में निराकार ब्रह्म में विश्वास रखने वाले कवि निर्गुण धारा के माने जाते हैं। भक्ति काल में जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं, उन पर, निराकार ब्रह्म पे जो विश्वास करते हैं, जिनका कोई आकार, जो किसी आकार पे विश्वास नहीं करते हैं, उनका कोई आकार नहीं है, ऐसे भगवान पे जो विश्वास करते हैं उन्हें निर्गुण धारा के कवि कहा जाता है। और इसके ब्रह्म जो हैं घट घट वासी हैं। ये अवतार नहीं लेते हैं, कहते हैं ये अवतार नहीं लेते हैं। गुरु के प्रति गहरी आस्था रखने वाले इस धारा के कवि मानते हैं, क्या मानते हैं? ये सबसे बड़ी चीज़ कि गुरु के प्रति इनकी गहरी आस्था होती है। ज्ञान मार्गी शाखा के, भक्ति काल में जो ज्ञान मार्गी शाखा है, इनके गुरु के प्रति काफ़ी आस्था होती है, गहरी आस्था होती है और गुरु के द्वारा बताए गए ज्ञान के मार्ग पर चलकर ही मुक्ति मिल सकती है। इस धारा की 2 विशेषताएं, 2 प्रमुख कवि निम्न प्रकार हैं। निर्गुण ब्रह्म में विश्वास, क्या? निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करते हैं और गुरु की महत्ता बहुत रहती है। ज्ञान मार्गी शाखा में भक्ति काल के निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करते हैं और निर्गुण भक्ति धारा के कवि निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करते हैं। इनके ब्रह्म आकार रहित हैं, इनके ब्रह्म आकार रहित हैं, कोई आकार नहीं है और घट घट के वासी हैं, कण कण के वासी हैं। गुरु की महत्ता, इस धारा के कवि गुरु का बहुत महत्व मानते हैं और गुरु की कृपा से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। प्रमुख कवि की बात करें तो भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन हैं? तो प्रमुख कवि हैं कबीर, दादू दयाल, 2 प्रमुख कवि हैं। उसके बाद प्रश्न है कि निर्गुण धारा और सगुण धारा में अंतर देना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। निर्गुण और सगुण धारा में अंतर बताना है। तो चलिए, निर्गुण धारा एवं सगुण धारा भक्ति काल के काव्य के 2 रूप हैं। भक्ति काल के 2 रूप कौन कौन से हैं? एक निर्गुण धारा और एक सगुण धारा। भक्ति काल के 2 प्रमुख रूप हैं। इन दोनों धाराओं में 3 अंतर इस प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला है कि निर्गुण धारा में काव्य में निराकार ब्रह्म की आराधना की गई है,
जबकि सगुण धारा में काव्य में साकार राम और कृष्ण परमात्मा की भक्ति का अंकन किया गया है। तो इसमें निर्गुण में क्या है कि निराकार ब्रह्म की उपासना की गई है और सगुण में साकार परमात्मा जैसे कृष्ण राम इन सबको कहीं ना कहीं इनकी आकृति आकार मान के तब इनका अंकन किया गया है। और निर्गुण धारा के कवियों ने जाति पाति रूढ़ियों इनका सबका विरोध किया है और समाज के सुधार पर बल दिया है। जबकि सगुण भक्ति धारा के कवियों ने राम कृष्ण के लोक रंजन रूपों का वर्णन किया है और लोक मंगल पर बल दिया है। निर्गुण धारा के काव्य में रहस्यवाद एवं मशनवी शैली, कौन कौन सा, रहस्यवाद और मशनवी शैली बिल्कुल याद रखना है, निर्गुण धारा के अपनाया है। जबकि सगुण काव्य धारा के समन्वय एवं सौंदर्य में अंकन की प्रधानता है। तो पहले में क्या कहा, निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं निर्गुण के कवि, और सगुण धारा में क्या है कि साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। फिर निर्गुण धारा के कवियों ने जहाँ जाति पाति रूढ़ियों विरोध समाज में जो रूढ़ियाँ हैं उस पर सुधार पर बल दिया है। लेकिन सगुण भक्ति धारा के कवियों ने राम और कृष्ण का जो सचित्र वर्णन है, लोक रंजन जो उनकी कथाएं हैं उनके बारे में बल दिया है। और निर्गुण धारा के काव्य में रहस्यवाद एवं मशनवी शैली को अपनाया गया है। जबकि सगुण धारा में समन्वय एवं सौंदर्य पर अंकन किया गया है, अंकन की प्रधानता की गई है। अगला प्रश्न है कि अगर आ जाए कि रीतिकाल का नाम रीतिकाल क्यों पड़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आ जाता है कि रीतिकाल का नाम रीतिकाल क्यों पड़ा, और इस युग के कोई 3 प्रवृत्तियों को समझाना है। या फिर इस तरीके से भी आ जाए इसी प्रश्न को घुमा के कि रीतिकाल की 3 विशेषताएं बताइए और इस युग के प्रमुख कवि और उनकी एक एक रचना का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा कि नामकरण का कारण क्या है। पहले तो प्रश्न किया कि रीतिकाल का नामकरण क्यों पड़ा, रीतिकाल क्यों पड़ा। तो कवियों ने रीति अर्थात संस्कृत, रीति मतलब कहते हैं ना रघुकुल रीति सदा चली आई, तो कुल मिला के रीति मतलब संस्कृत साहित्य के लक्षण ग्रंथों में बंधी बंधाई लीक का अनुसरण किया है। रीति जो चली आ रही थी बस उसी का, जो संस्कृत साहित्य में जो लक्षण थे उसी का ग्रंथों में वैसे ही लीक का अनुसरण किया गया है। परिणाम स्वरूप क्या है कि रीतिबद्ध रचनाओं के लेखन के फलस्वरूप इस काल को रीतिकाल का नाम दिया गया है। परिणाम स्वरूप क्या है, रीतिबद्ध रचनाओं के लेखन के फलस्वरूप। अब वही जो संस्कृत साहित्य में जिस रीति का यूज किया जा रहा था बस वही उपयोग यहाँ पे भी कर लिया गया है रीतिकाल में, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, रीतिकाल का नाम रीतिकाल पड़ा है। कि संस्कृत जैसी ही परंपराओं को यहाँ के ग्रंथों में साहित्य में उकेरा गया है, इसीलिए रीतिकाल का नाम रीतिकाल पड़ा है। परिणाम स्वरूप रीतिबद्ध रचनाओं के लेखन के फलस्वरूप इस काल को रीतिकाल का नाम दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, अगला है कि प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या फिर प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं। तो इस काल में मतलब रीतिकाल में सांसारिक सुख का प्रधान है, सांसारिक सुख को इसमें प्रधानता दी गई है। जो ऐश्वर्य है, जो चमक धमक है, हमारी सांसारिकता जो भी चीज़ें हैं उनमें सबको यहाँ पे महत्व दिया गया है। और यह समय विलास और समृद्धि का था, यह समय विलास और समृद्धि का था। मतलब लोग संसार की चीज़ों को बहुत ही बारीक से देखने लगे थे और यहाँ पे जो विलास की चीज़ें हैं, जो ऐश्वर्य की चीज़ें हैं, जो सुख समृद्धि की चीज़ें हैं, उन पे ज़्यादा भौतिकतावादी चीज़ों पे लोगों ने ध्यान देने का काम किया। और जीवन क्षणभंगुर है, अतः जितने दिन सुख भोग सकें उतना ही अच्छा है। तो ये कह रहे हैं कि जीवन मतलब हमेशा के लिए नहीं है, कोई अमर नहीं है, यहाँ पे क्षणभंगुर है, कभी भी इस जीवन का समापन हो सकता है। तो जितना हो सके उतना सुख का भोग करें। राज्याश्रित होने के कारण कविता भरण पोषण और धन प्राप्ति का साधन बनी। तो ये किस काल की बात हो रही है, रीतिकाल की बात हो रही है। राज्याश्रित होने के कारण कविता भरण पोषण और धन प्राप्ति का साधन बनी। रीतिकालीन कविता में कला पक्ष की प्रधानता है। बिल्कुल ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपसे, रीतिकाल कविता में किस पक्ष की प्रधानता है, कला पक्ष की। इस कला के प्रदर्शन में संस्कृत की सभी परंपराओं का प्रभाव स्पष्ट है। और जैसे संस्कृत में परंपराएं यूज हो रही थी वैसे कहीं ना कहीं रीतिकालीन कविताओं में यूज हुई, इसीलिए रीतिकाल का नाम रीतिकाल पड़ा। ये पहले हमने प्रश्न का उत्तर देख चुका है। अब रीति ग्रंथ जो है लिखे गए तथा भाषा में शब्दों का चमत्कार और अलकारों की विविधता है, अलंकारों की विविधता है। कई सारे अलंकार यूज हुए हैं, शब्दों का चमत्कार भी है और ये विशेषता है इसकी। इस युग के कवियों ने श्रृंगार का सजीव चित्रण किया है, श्रृंगार का सजीव चित्रण किया है। नायिकाओं के हाव भाव का वर्णन रोचक है। अगला प्रश्न है कि अगला है
इसमें कि प्रमुख कवि रीतिकालीन बताना है तो भूषण, भूषण की रचना है शिवबावनी, बिहारी की शतसई है, पद्माकर की पद्माभरण है और केशव दास की रामचंद्रिका है। ये सब रीतिकालीन कवि हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? भूषण की शिवबावनी है, बिहारी की शतसई है, पद्माकर की पद्माभरण है और केशव दास जी की है रामचंद्रिका। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? अभी तक ये प्रश्न था कि रीतिकाल को रीतिकाल क्यों कहा गया। बहुत महत्वपूर्ण, सारे प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और ये प्रश्न कई बार आए हुए हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है आपसे। तो आप भी बहुत केयरफुली तरीके से इन क्वेश्चंस को सुने और उसके बाद कहीं ना कहीं नोट डाउन करने की कोशिश करें। और नहीं भी नोट डाउन कर रहे हैं तो इतना अच्छे से यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि आप अगर एक बार सुन लेंगे तो आप वहाँ पे अपने एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल ऐसे ही उतार पाएंगे। तो इसे बिल्कुल आप सुने। और दूसरी चीज़ कि आप हमारा मोटिवेशन बनाने के लिए इस विद्यावाणी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मोटिवेशन बना रहे और हम एक एक से अच्छे वीडियो, एक एक से अच्छे टॉपिक जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, हम उन्हें लाते रहेंगे। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? रीतिकाल के किन्हीं दो कवियों का नाम बताना है और उनकी एक एक रचना लिखनी है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। 17वीं शताब्दी, याद रखिए 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी तक, मध्य का 19वीं शताब्दी के मध्य तक का काल हिंदी साहित्य के इतिहास का उत्तर मध्य काल कहलाता है। इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया। 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक का काल हिंदी साहित्य के इतिहास का उत्तर मध्य काल कहलाता है। 17वीं से 19वीं शताब्दी तक के मध्य, इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा। किसने रीतिकाल कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सामंतों और राजाओं को इस काल में अधिकांश कवि राज्याश्रित थे, वे राज दरबार में रहते थे। जो कवि थे वो राज दरबार में रहते थे, राजाओं के आश्रय में रहते थे, राजाओं के यहाँ रहते थे। और अतः राजाओं को प्रसन्न करने के लिए, ये जो कवि थे राजाओं को प्रसन्न करने के लिए कवियों का श्रृंगार प्रधान काव्य रचना करना स्वाभाविक ही था। तो कवि जो रहते थे उनके यहाँ तो श्रृंगार प्रधान काव्य की रचना कर रहे थे। और नायक नायिका भेद के साथ प्रकृति के उद्दीपन रूप में भी श्रृंगारिकता के दर्शन होते हैं। तो ये जो कवि थे उनके राजाश्रय में रहते थे, राजाओं के अंडर में रहते थे, राजाओं के राज दरबार में रहते थे और इस वजह से वहाँ के प्रेम के बारे में, राजाओं के प्रेम के बारे में प्रधान श्रृंगार जो भी काव्य रचना करते थे वो श्रृंगार प्रधान काव्य की रचना करते थे और उसमें नायक नायिका के बारे में, ठीक, और ऐसी ऐसी चीज़ों को उसमें समावेश करते थे जिसमें उद्दीपन, कहीं ना कहीं हाव भाव उसमें उनके क्या हों, प्रदर्शित हों और उसके बाद श्रृंगारिकता के दर्शन होते हैं। इस काल की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता रही। किस रस की प्रधानता रही? श्रृंगार रस की। अतः मिश्र बंधुओं ने, किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने इसे श्रृंगार काल कहा। अगला प्रश्न है कि कवि और उनकी रचना। बिहारी की बिहारी शतसई और भूषण की छत्रसाल दशक। बिहारी की बिहारी शतसई और भूषण की छत्रसाल दशक, ये प्रमुख रीतिकालीन कवि और उनकी रचनाएं। ठीक, आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है कि छायावाद की 4 विशेषताएं लिखना है और प्रमुख छायावादी कवियों के नाम बताने हैं। छायावाद की कितनी विशेषताएं? 4 विशेषताएं और प्रमुख छायावादी कवियों के नाम बताने हैं। या फिर इस तरीके से छायावाद के संबंध में 2 विचारकों का कथन देते हुए छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। बहुत महत्वपूर्ण, छायावाद में हम लोग आ गए हैं। क्या है? डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल मतलब बड़ा और सूक्ष्म मतलब छोटा। स्थूल के प्रति जो एक कहीं ना कहीं बड़ा वर्ग है उसके प्रति जो छोटे, बड़ा वर्ग मतलब जो धनाढ्य हैं, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, मतलब जो छोटे हैं, गरीब हैं, उनका कहीं ना कहीं विद्रोह ही छायावाद है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो सर्वाहारा वर्ग है उसके बारे में बात की जा रही है। जो समाज में गरीब तबका है उसके बारे में यहाँ पे परिभाषा दी जा रही है कि छायावाद क्या है? छायावाद है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। जो बड़े धनाढ्य लोग, जो सामंत लोग जो एक तरीके से अत्याचार कर रहे हैं उसके प्रति जो सूक्ष्म हैं, जो दबे कुचले हैं, उनका विद्रोह है छायावाद। राम कुमार वर्मा जी क्या कहते हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा पर, और यही है छायावाद।
बिल्कुल, अगर आ जाए छायावाद क्या है तो डॉक्टर नगेन के शब्दों में लिख दीजिए और राम कुमार वर्मा के। नगेन के कि स्थूल सत्ता के प्रति सोच में विद्रोह, और दूसरी चीज़ राम कुमार वर्मा के अनुसार परमात्मा की छाया आत्मा पर और आत्मा की छाया परमात्मा पर। बहुत ही फेमस ये लाइन है। और उसके बाद छायावाद की विशेषताओं की बात करें तो सौंदर्य तथा प्रणय भावनाओं का प्राधान्य है इसमें। सौंदर्य और प्रणय भावनाओं का प्राधान्य है। भाषा में लाक्षणिकता तथा वक्रता, मतलब काफ़ी घुमा फिरा के लैंग्वेज को यूज किया गया है। और उसके बाद ब्राह्मार्थ निरूपण के स्थान पर स्वानुभूति निरूपण की प्रमुखता है। कहीं ना कहीं अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की बात कही गई है। जैसे कि गांधी जी ने भी कहा है कि जो बदलाव हम संसार में देखना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए ब्रह्मार्थ निरूपण नहीं, यहाँ पे स्वानुभूति निरूपण, अपने आप को देखना है, अपने आप की कमियों को दूर करना है, ये छायावाद कहता है। और प्रकृति का सजीव सत्य के रूप में चित्रण, जो प्रकृति है उसका बिल्कुल एकदम सजीव चित्रण किया गया है। और प्रकृति पर कवि द्वारा अपना भावों का आरोपण, तो प्रकृति पर कवि जो है अपने भावों को आरोपित करने की कोशिश किया है। और छंद विधान में नूतनता, कहीं ना कहीं छंद को नए नए तरीके से उसमें यूज किया गया है। फिर प्रमुख कवि कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं छायावादी कवि, सुमित्रानंद पंत हैं, महादेवी वर्मा हैं, राम कुमार वर्मा हैं। प्रयोगवादी कविता की 4 विशेषता लिखनी है। प्रश्न क्रमांक 11 है, प्रयोगवादी कविता पर मार्क्सवादी प्रभाव परिलक्षित होते हैं। मार्क्सवादी क्या प्रभाव है? मार्क्सवादी प्रभाव कहता है कि पूंजीवाद को उखाड़ फेंको। मतलब पूंजीवाद का जो कैपिटलिस्ट क्लास है उनकी कहीं ना कहीं मार्क्सवाद ने आलोचना की है। क्योंकि ये जो पूंजीवाद है, जो फैक्ट्री है, जो उद्योगपति हैं, ये कहीं ना कहीं सामान्य से सामान्य लोगों का, मजदूरों का कहीं ना कहीं ये शोषण करते हैं। तो प्रयोगवादी कविता की 4 विशेषताओं में प्रयोगवादी कविता पर मार्क्सवादी प्रभाव, वही मार्क्सवाद, मार्क्स की विचारधारा का प्रभाव पड़ता है, दिखाई देता है। और इस काव्य में सजग एवं गहरी पीड़ा का बोध होता है। बिल्कुल सीधी सी बात है, जब मजदूरों की स्थिति को, समाज की स्थिति को जब दिखाया जाएगा तो उसमें जब गरीब तबके को दिखाया जाएगा, किसानों को दिखाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनकी स्थिति, उनकी उस समय की सिचुएशन बहुत ही पुअर है, जिस वजह से बहुत पीड़ा होती है। और प्रयोगवादी कविता भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता पर विशेष बल देती है। तो भावना की प्रधानता नहीं है यहाँ पे, कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, बुद्धि का प्रयोग बुद्धि पर विशेष बल देती है। और फ्रायड का काम सिद्धांत को सर्वोपरि के रूप में स्वीकार किया गया है। तो फ्रायड ने जो काम का सिद्धांत है उस पर ये बल देती है। प्रगतिवादी कविता की 4 विशेषताएं लिखनी है। प्रगतिवादी कविता की 4 विशेषताएं, दीनहीन, श्रमिक तथा पद दलित मानवों का सजीव चित्रण है। प्रगतिवादी कविता में जो दीनहीन, श्रमिक हैं और जो दलित मानव हैं उनका, इसीलिए तो मार्क्सवादी प्रभाव दिखता है। मार्क्स ने क्या कहा था कि पूंजीवाद को, पूंजीपतियों को उखाड़ फेंको किसी भी तरीके से। तो इसीलिए कहा जाता है प्रगतिवादी में मार्क्स का कहीं ना कहीं लक्षण परिलक्षित होता है। और मजदूरों के शोषण के प्रति विद्रोह के स्वर हैं। मजदूरों के प्रति, अभी हमने आपको यही समझाया और वही लाइन आ गई। प्रगतिवादी काव्य की भाषा जन सामान्य की सरल एवं सामान्य भाषा है। प्रगतिवादी काव्य की भाषा कैसी है? सामान्य से सामान्य लोगों की बात की गई है और बहुत ही सरल भाषा में इस क्या कहते हैं, इस चीज़ को बताया गया है कि कैसे शोषण हो रहा है, कैसे समाज में क्या गरीबों की स्थिति है, इन सब चीज़ों के बारे में, और मजदूरों की क्या स्थिति है, किसान की क्या स्थिति है, निम्न तबके की क्या स्थिति है, इन सब चीज़ों के बारे में प्रगतिवाद में बताया गया है। मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव इसमें दिखाई देता है। और मार्क्स ने कहीं ना कहीं पूंजीवाद की, कैपिटलिस्ट वर्ग क्लास की बहुत ज़्यादा आलोचना की है और उनको उखाड़ फेंकने की, जड़ से उखाड़ने की बात की गई। फिर है नई कविता की 4 विशेषताएं लिखिए। अब हम लोग प्रगतिवाद की बात कर चुके, अब नई कविता के बारे में 4 विशेषताएं लिखनी हैं। तो कहीं ना कहीं प्रगतिवादी किससे संबंधित है? अभी हमने कहा मार्क्सवाद, और जब आपको मार्क्सवाद के बारे में लिखना हो तो मार्क्स ने पूंजीवाद की घोर आलोचना की है। नई कविता जीवन के हर क्षण को सत्य ठहराती है। नई कविता कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल, ये जीवन के हर क्षण को सत्य ठहरा रही है। नई कविता वाणी अपने परिवेश के, जीवन के अनुभव पर आधारित है। कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस्ड बेस है एकदम नई कविता। और नई कविता लघु मानव तत्व को स्वीकार करती है। नई कविता जो है लघु मानव तत्व को भी स्वीकार करती है और नई कविता में जीवन मूल्यों की पुनः परीक्षा की गई है।
नई कविता में जीवन मूल्यों की पुनः परीक्षा की गई है। और यहाँ से अध्याय 1 खत्म होता है। तो आप जो है इस विद्यावाणी चैनल को देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें और हमें मोटिवेट करते रहें, ताकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपसे डिस्कस करते रहें। आपने देखा कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद और आगे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।